हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जैव विकास। जैव विकास का अर्थ क्या है? जैव विकास का अर्थ होता है निरंतर परिवर्तन के साथ जीवन की निरंतरता। मतलब आपके जो जीवन है, जो जीव हैं, उनमें परिवर्तन आते जा रहे हैं और पृथ्वी पर जीवन लगातार चलता जा रहा है। इसको कहेंगे हम जैव विकास। विकास का यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि सभी जीव जंतुओं की उत्पत्ति करोड़ों साल पहले एक ही पूर्वज से हुई है। इस लाइन को दोबारा से समझें कि जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर आप इस समय देख रहे हैं, सभी जीव जंतुओं की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई है। करोड़ों साल पहले एक ही पूर्वज था जिनसे सभी जीव जंतु बने हैं। ठीक है, अब देखते हैं जैव विकास का अर्थ आपको समझ में आ गया है। अब देखेंगे जैव विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं और किसने प्रतिपादित किए हैं। ठीक, तो सबसे पहला जैव विकास का सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत कहने का मतलब क्या हुआ कि कैसे उपार्जित लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से पहुंचते हैं। इसको लैमार्क ने दिया था, इसलिए इसको लैमार्कवाद भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को लैमार्कवाद के नाम से भी जानते हैं। तो इस सिद्धांत के बारे में देखेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने 1809 में, लैमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने 1809 में अपनी पुस्तक फिलोसॉफिक जूलॉजिक्यू में किया था। तो लैमार्कवाद या फिर हम कहें उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन लैमार्क ने अपनी पुस्तक में, जो कि फिलोसॉफिक जूलॉजिक्यू थी, उसमें किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित करने के लिए, अनुकूलन का मतलब क्या है? जीव जंतु या पेड़ पौधे जो होते हैं अपने आप को पर्यावरण की दशाओं के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि वो उस मौसम में या उस स्थिति में उसके अनुकूल रह सकें। इसे अनुकूलन कहते हैं। तो इस क्या है सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में परिवर्तन होते हैं तथा समय अनुसार इन परिवर्तित लक्षणों का विकास होने लगता है एवं पीढ़ी दर पीढ़ी उपार्जित लक्षणों की वंशगति होने लगती है। इसको सरल शब्दों में हम ऐसे समझेंगे कि कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जीवों के अंदर, वो जीव कुछ ऐसे परिवर्तन करते हैं अपने आप के अंदर कि जो उनको जीवन जीने में सहायक होते हैं और धीरे धीरे ये लक्षण उनमें विकसित हो जाता है और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ये लक्षण पहुँचने लगते हैं। ये सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण ये है कि जब पृथ्वी की घास समाप्त हो गई, जब पृथ्वी पर घास नहीं बची, तो जिराफ ने क्या किया? पेड़ों की पत्तियों को खाना शुरू कर दिया। पहले जो जिराफ था उसका भी शरीर बकरी के आकार का ही होता था, ज़्यादा लंबी गर्दन नहीं होती थी। तो इसने पेड़ की पत्तियों को खाना शुरू कर दिया। अब इस प्रक्रिया में क्या हुआ? धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी हो गई और ये गुण उसके पर्यावरण के साथ अनुकूलन बिठाने में उसकी सहायता कर रहे थे। तो क्या हुआ? ऐसे धीरे धीरे इसके गुण विकसित हो गए और पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण की वंशगति होने लगी। ठीक, इन्होंने ये अपना तर्क दिया। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना की गई और इस सिद्धांत की आलोचना जिसने की, उनका नाम था ए विजमैन ने। ठीक है, तो पहला सिद्धांत था जैव विकास का उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत, जो कि लैमार्कवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा सिद्धांत क्या था। दूसरा है प्रकृति चयन का सिद्धांत या डार्विनवाद। इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, की जो प्रकृति है वो अपने लिए मतलब उन्हीं लोगों को चुनती है जो सबसे ज़्यादा सुटेबल होते हैं। हम कह सकते हैं जिसके अंदर सर्वाइवल करने की सबसे अधिक क्षमता होती है, उसको नेचर अपने सिलेक्शन से चुनता है। इस सिद्धांत को डार्विन ने दिया था, इसलिए इसको डार्विनवाद भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन देखेंगे इसके बारे में। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये कई बार पूछा गया है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखी है और इसी पुस्तक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, इसको प्रकृति चयन का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? इसमें लिखा है संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होने के बावजूद जीवों की आबादी की संख्या की एक सीमा बनी रहती है, क्योंकि सजातीय या अंतरजातीय जीवों में भोजन स्थल या फिर साथी के लिए संघर्ष बना रहता है। अब इसको सरल शब्दों में समझेंगे। इन्होंने ये कहा था कि हर एक जीव के पास संतान उत्पन्न करने की क्षमता तो होती है, लेकिन फिर भी
जो जीवों की आबादी है वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए अगर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए चूहे हैं अगर, तो चूहे तो एक बार में 4-5 बच्चे उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। अगर ऐसे ही उनका ये होता चला गया, क्योंकि उनके अंदर क्षमता तो है, तो एक समय ऐसा आ सकता है कि पूरी पृथ्वी पर चूहे ही चूहे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण बताया डार्विन ने, क्योंकि जो भी जीव होते हैं, चाहे वो एक जाति के जीव हों जैसे चूहे ही चूहे हों, या फिर कोई दूसरी जाति के जीव हों जैसे कि बिल्ली या कुत्ता हो गया, उनमें आपस में संघर्ष बना रहता है। जीवन जीने के लिए संघर्ष कैसे होता है कि भोजन के लिए संघर्ष होता है, कौन खाना छीन झपट के खा सकता है कौन नहीं। रहने के लिए संघर्ष होता है, किसके पास रहने की जगह है किसके पास नहीं। या फिर साथी के लिए संघर्ष होता है, जो ज़्यादा जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो जानवरों में कुछ इस प्रकार से चलता है कि जो जितना शक्तिशाली है उसके पास जीवित रहने के उतने ही ज़्यादा अवसर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इनमें संघर्ष बना रहता है, जिसकी वजह से इनकी संख्या एक निश्चित सीमा तक ही बनी रहती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती है। अब क्या है, अगला पॉइंट है कि संघर्ष के दौरान जो अयोग्य जीव होते हैं वो बाहर हो जाते हैं और जो योग्य जीव होते हैं वो बचे रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ वही मुहावरा हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहने का मतलब जो मजबूत है, शक्तिशाली है, वो तो बचा रहता है, जो अयोग्य घोषित हो जाता है, जो कमज़ोर पड़ जाता है, वो नहीं बचता। ठीक है। अगला, योग्य जीवों में वातावरणीय अनुकूलन विभिन्नताएं होती हैं। अब वातावरण के अनुकूल अपने आप को वो ढाल लेते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती रहती हैं, और उनकी जैसे एक पीढ़ी में कुछ विभिन्नताएं हुई, अगली पीढ़ी में और पर्यावरण बदला, वातावरण बदला, उसके हिसाब से अनुकूलन बढ़ा, तो क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अंदर जो विभिन्नताएं हैं बढ़ती रहती हैं, और एक लंबे समय के पश्चात जो जीव उत्पन्न होते हैं वो मूल जीवों से भिन्न एक नई जाति बन जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, धीरे 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 इतने परिवर्तन आ जाते हैं अनुकूलन के हिसाब से, अपने आप को ढालते ढालते, कि एक समय बाद एक नई जाति बन जाती है, पूरी तरीके के नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ये था डार्विनवाद। डार्विन ने ये अपना सिद्धांत दिया, प्रकृति चयन का सिद्धांत ये था। ठीक है। अगला सिद्धांत देखते हैं, अगला सिद्धांत क्या कहता है। इसको नव डार्विनवाद भी कहा गया। ठीक। इसमें क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार नए जीव की उत्पत्ति निम्न कारणों से होती है। पहला है जीन में विभिन्नता, या तो उसके जीन में कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं जो गुणसूत्र उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं, जो कि गुणसूत्र में कुछ परिवर्तन आने की वजह से, या हम कह सकते हैं कुछ रेडिएशन की वजह से, या फिर कुछ ऐसे अचानक से जीवों में परिवर्तन आ जाते हैं जिससे कि नई प्रजाति उत्पन्न हो सकती है। फिर है प्रजनन, एकांतता, प्रकृति चयन और अनुकूलन। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं नव डार्विनवाद के, जिससे कि इन्होंने बताया है कि नए जीवों की उत्पत्ति इन निम्न कारणों से होती है। ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं हम, विकास एवं वर्गीकरण। यहाँ लिखा हुआ है कि कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते, अतः ये लक्षण वंशानुगत नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि वे परिवर्तन जो हमारे डीएनए में नहीं होते हैं वो अगली पीढ़ी में नहीं जा सकते, भले ही किसी हमारी बॉडी के अलग टिश्यू में होते रहें कोई भी परिवर्तन, लेकिन अगर हमारे डीएनए में परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो लक्षण वंशानुगत नहीं हो सकते। लिखा है कि जीवों के बाह्य एवं अंतः संरचना और उनके व्यवहार के आधार पर उनका समूहीकरण या वर्गीकरण किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जीवों की बाह्य और आंतरिक संरचना किस प्रकार की है और उनका व्यवहार किस प्रकार का है, इसके आधार पर हम जीवों को समूहों में वर्गीकृत करते हैं। कुछ आधारभूत अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान होते हैं, लेकिन कुछ अभिलक्षण या फिर हम कह सकते हैं कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं और हर एक जीव में समान होते हैं। जैसे कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर किसी में कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है। जीवों को असीम केंद्रक और ससीम केंद्रक में विभाजित किया गया। अब वर्गीकरण का आधार क्या हुआ, यहाँ पर कोशिका में केंद्रक है या नहीं। कह सकते हैं कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर जीवों को ससीम केंद्रक और असीम केंद्रक और ससीम केंद्रक में विभाजित किया गया। फिर उसके बाद पुनः जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में वर्गीकृत किए गए कि एक कोशिका से बने कि अधिक कोशिकाओं से बने। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था ये सब क्लासिफिकेशन में। फिर प्रकाश संश्लेषण के आधार पर बहुकोशीय जीवों को पादप एवं जंतु में वर्गीकृत किया गया। कहने का मतलब अब जो एक कोशीय और बहुकोशीय हो गए थे, अब बहुकोशियों में भी विभाजन कैसे किया गया
जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता था, अपना भोजन स्वयं बना सकता था, उसको पादप कह दिया गया, और जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से नहीं बना सकता था उसको जंतु कह दिया गया। अतः जीवों के वर्गीकरण के अनेक आधारभूत अभिलक्षण होते हैं। कहने का मतलब बहुत से ऐसे लक्षण हैं जिन पर आप जीवों को वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे देखते हैं, दो जीवों के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, कहने का मतलब ये हुआ कि किन्हीं दो जीवों के बीच, अलग अलग प्रजाति के अगर दो जीव हैं, उनके बीच जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, उनके फीचर्स जितने कॉमन होंगे, उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। कहने का मतलब उनका जो, हम ऐसे कह सकते हैं कि उनका पूर्वज भी एक ही हो सकता था, जिससे वो उत्पन्न हुए हैं, विकसित हुए हैं, तो उनका पूर्वज भी वही रहा होगा। ठीक है, जैसे कि कहा जाता है कि चिंपैंजी और मनुष्य का पूर्वज एक ही रहा होगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं विकास संबंधी साक्ष्य। सबसे पहले भ्रूणीय, भ्रूण के बारे में देखेंगे। अगर हम विभिन्न जंतुओं के भ्रूणों का अध्ययन करें, अगर हम अलग अलग जंतुओं के भ्रूणों को पढ़ें, तो हमें यह पता चलता है कि सभी जंतुओं के भ्रूण का आरंभिक विकास समान होता है। जितने भी जंतु हैं, सभी के भ्रूण का जो शुरुआत होती है वो एक समान होती है। और यह भी पता चलता है कि उच्च समूह के भ्रूण निम्न वर्ग के वयस्कों के समान होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई निम्न वर्ग का जंतु है, उसका जो वयस्क जीव है और वो उच्च समूह के भ्रूण जैसा दिखेगा। जैसे मान लीजिए मेढक जो हो गया वो मछली से उच्च वर्ग में आता है, तो मेढक का जो टैडपोल होता है, ठीक है, मेढक का टैडपोल जो भ्रूण अवस्था में वो मछली जैसा दिखता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि उच्च समूह के भ्रूण निम्न वर्ग के वयस्क जैसे दिखते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी कशेरुकी मीन्स जिसमें नोटोकॉर्डिया मेरुदंड पाया जाता है, सभी कशेरुकी जिसमें हम लोग भी आते हैं, जंतुओं की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई है। अब ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने बताया कि जितने अभिलक्षण एक जैसे मिलेंगे उतना ही उनके पूर्वजों में समानता होती है। अब देखेंगे जीवाश्म क्या है। तो जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। कहने का मतलब पुराने समय में जो जीव जंतु हुआ करते थे, वो जो चट्टानों के नीचे दब गए या फिर किसी प्रकार से उनके कुछ अवशेष बचे हुए हैं, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक, अब लिखा है कि चट्टानों के नीचे पाए गए जीवाश्म सरल शारीरिक संरचना दर्शाते हैं, जबकि उनके ऊपर पाए गए जीवाश्म जटिल संरचना प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप जमीन की खुदाई कर रहे हो तो सबसे ऊपर जो जीवाश्म मिलेंगे वो जटिल जंतुओं के मिलेंगे, उससे नीचे और खोदोगे तो उससे सरल, और उससे नीचे खोदोगे तो उससे भी सरल, और सबसे नीचे खोदोगे तो सबसे सरल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सबसे पहले के जीव थे उनके जीवाश्म से पता चलता है बिल्कुल सरल संरचना थी इनकी। उससे ऊपर के जो है कुछ समय बाद वो दबे मरे, उसके बाद जो नए आए उनकी संरचना उससे जटिल थी, फिर वो दबे खत्म हुए, दब गए जमीन के नीचे, फिर उसके बाद जो आए उनकी संरचना जटिल हुई। इससे पता चलता है कि जैव विकास का क्रम पता चलता है कि पहले सरल जीव थे, उसके बाद जटिल 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 होते चले गए। अब आगे देखेंगे, इस पॉइंट को आप याद रखोगे, ये पॉइंट है आपका आर्कियोट्रिक्स। आर्कियोट्रिक्स जो है उसका जीवाश्म जो मिला है वो पक्षी और सरीसृपों के बीच की कड़ी को दर्शाता है। आर्कियोट्रिक्स आप नाम याद रखोगे। आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म जो मिला था वो पक्षी और सरीसृप मीन्स रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जंतु, इनके दोनों के बीच की कड़ी है। जैसे पक्षियों पर गोल सिर एवं सरीसृप जैसे पूंछ, इसके पास क्या था, पक्षियों जैसे पर थे, पंख पक्षियों की तरह थे, इसके पास गोल सिर था, लेकिन सरीसृप जैसे पूंछ थी इसके पास। जो रेंगने वाले जंतु होते हैं उसके जैसी पूंछ थी, जबड़े में दांत थे, क्योंकि पक्षियों के दांत होते नहीं है, लेकिन रेप्टाइल्स की तरह इसके पास दांत थे, जैसे अभिलक्षण इस जीवाश्म। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आर्कियोप्टेरिक्स था वो पक्षियों और सरीसृपों के बीच की कड़ी को दर्शाता है। ठीक है, अगला है कि डायनासोर सरीसृप थे। कई कंपटीशन में पूछा जाता है कि डायनासोर किस वर्ग में आते हैं, तो डायनासोर रेप्टाइल ग्रुप में आते हैं, सरीसृप थे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृपों से संबंधित है। कुछ डायनासोर उड़ भी सकते थे, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो पक्षी हैं वो रेप्टाइल्स के बाद बने हुए हैं, रेप्टाइल के बाद पक्षी बने हुए हैं। ठीक है, रेंगने वाले जान। आप देखेंगे समजात अभिलक्षण किसे कहते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कुछ ऐसे लक्षण जो एक समान होते हैं। हम यहाँ से देखेंगे इसकी डेफिनेशन।
इन अभिलक्षणों की उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है परंतु कार्य भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है, ये समझ लीजिए कि कुछ अलग अलग जानवरों के ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एक समान मालूम होती है, संरचना एक जैसी होती है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए मेढक और छिपकली के आगे के पैर और पक्षियों के पर और मनुष्य के हाथ, अगर आप इनकी हड्डियों को देखेंगे, इनकी संरचना को देखेंगे तो बिल्कुल एक समान संरचना दिखेगी और उनकी उत्पत्ति भी ऐसा लगेगा कि एक ही पूर्वज से हुई है, लेकिन इनका कार्य अलग अलग होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ऐसे अंग या ऐसे अभिलक्षण जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होता है, उन्हें हम कहते हैं समजात अभिलक्षण। ठीक है, अतः ये अभिलक्षण समान जनक से वंशानुगत हुए। कहने का मतलब क्या हुआ, इनका जो जनक था, पूर्वज था, वो एक ही हुआ रहा होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं समरूप अभिलक्षण किसे कहते हैं। इन अभिलक्षणों की उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होता है। जस्ट उसका अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि काम तो एक जैसा ही करते हैं लेकिन इनकी जो उत्पत्ति है और संरचना है वो अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, बने अलग तरीके से हैं लेकिन काम एक ही है। जैसे कि मान लीजिए पक्षी के पर, पक्षी के पंख, कीट के पंख, चमगादड़ के पंख। कहने का मतलब क्या हुआ, काम तो सबका एक ही, उड़ने का कर रहे हैं। पक्षी के पंख देखिए आप और कीड़े के पंख देखिए, काम दोनों का उड़ने का है लेकिन उनकी संरचना बिल्कुल अलग अलग है। तो ये अभिलक्षण समान पूर्वज को नहीं दर्शाते। इनका मतलब ये है कि ये एक समान पूर्वज से उत्पन्न नहीं हुए हैं लेकिन इनकी कार्य करने की जो कार्य है वो समान है। तो इससे ये पता चलता है कि ये भी, इनमें भी कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। ठीक, अब हम अगला देखेंगे अवशेषी अंग किसे कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो अब काम नहीं करते लेकिन पूर्वजों में ये पूरी तरीके से काम किया करते थे, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य में पाया जाने वाला अपेंडिक्स, हमारी जो आंत होती है, बड़ी वाली आंत पेट के अंदर, उसी में होता है अपेंडिक्स साइड में। ठीक है, कर्ण पल्लव पेशियां, जो कान के नीचे जो लटका हुआ हिस्सा होता है जिसमें आभूषण भी पहन लेते हैं, ठीक है, अवशेषी अंग है। वैसे ऐसे ही अकल दाढ़ जो वयस्कों में निकलती है उसका भी कोई काम नहीं होता। और शरीर पर जो हमारे बाल होते हैं ये भी बिल्कुल अवशेषी अंग है, इनका कोई काम नहीं होता। ठीक, ऐसे ही आंखों में निमेषक पटल पाया जाता है, ये इनका कोई काम नहीं होता। ये सारे के सारे वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग हैं। लेकिन प्राचीन समय में जब मनुष्य घास खाता था या तो अपेंडिक्स उसमें काम करती थी। तो कहने का मतलब जो प्राचीन समय में अंग काम करते थे लेकिन वर्तमान समय में उनका कोई महत्व नहीं है, ऐसे अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। अतः ये अभिलक्षण समान जनक से वंशानुगत हुए हैं। तो इससे ही पता चलता है कि इनका जनक भी एक ही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।